माननीय श्री अनंत नायक जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज की इस कार्यशाला जनजातीय अनुसंधान, अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये कार्यशाला जो हम आज आयोजित कर रहे हैं, ये लगभग 4 माह पहले हमने जो यात्रा प्रारंभ की थी, उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है। हम लोगों ने देश के 100 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में जनजातीय समुदाय के बच्चों के मध्य कार्यक्रम आयोजित किए, उनके बीच गए, उनसे वार्ता की, जिसमें प्रमुख रूप से 3 विषय थे जिन पर चर्चा की गई। पहला विषय था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का क्या योगदान रहा है। दूसरा विषय था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, इसका क्या दायित्व है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी क्या शक्तियाँ हैं, इसके बारे में जानकारी देना। और तीसरा था जनजातीय विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इन 3 विषयों पर हम लोगों ने पिछले लगभग 4 माह से हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जनजातीय समाज की हम बात करते हैं तो विभिन्न देशों में अलग अलग मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट अपनाए गए या स्वतः विकसित होते गए। हमारे देश में जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तो एक सिस्टमैटिक विकास, एक कॉम्प्रिहेंसिव विकास की अवधारणा की गई और हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए जिससे जनजातीय समाज का विकास हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से प्रावधान है जहाँ पे हम सभी प्रकार के विभेद को ख़त्म करने की बात करते हैं, सबको समान स्तर पर लाते हैं। इसके अलावा एफर्मेटिव एक्शन का प्रावधान है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो रिजर्वेशन का प्रावधान है या अन्य प्रावधान है वो किया गया है, और इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया गया है कि इस समाज की जो अपनी आइडेंटिटी है, अपनी संस्कृति है, अपने ट्रेडिशंस हैं, ये भी सुरक्षित रहें। तो एक अलग मॉडल है जो हमारे देश में अपनाया गया, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से चलकर आगे जो भी हमारे अधिनियम बने, नियम बने, सरकारी आदेश बने, अन्य प्रावधान बने, वो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उद्भूत हुए हैं। तो इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो ये प्रावधान किए गए, ये सेफगार्ड्स रखे गए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए या उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए। इसके लिए 2004 में विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गठन किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338 के अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया। तो जहाँ कहीं भी जनजातीय समुदाय के साथ उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो आयोग में आ सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं, सीधे भी आ सकते हैं, अब किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी जा सकते हैं। आयोग इस तरह के मामले में स्वतः संज्ञान भी लेता है। अगर व्यक्ति स्वयं नहीं आ रहा है तो किसी अन्य माध्यम से यदि जानकारी प्राप्त होती है तो आयोग स्वतः संज्ञान भी लेता है। आयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण दायित्व भी है जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है, वो ये है कि जनजातीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना, ये आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और इसके लिए जो प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ऐसी नीति बनाती है जो जनजातीय समुदाय को प्रभावित करती है तो उन्हें आवश्यक रूप से आयोग से परामर्श करना होगा, और आयोग अपनी तरफ से भी इस संबंध में कार्रवाई करता है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करता है, चर्चा करता है, रिसर्च स्टडीज़ कराता है, ताकि सही सुझाव
सरकारों को दिया जा सके। आयोग महामहिम राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन भेजता है जिसमें इस तरह के सुझावों को सम्मिलित किया जाता है। चूँकि यहाँ पे एकेडमिक जगत से लोग आए हैं, मैं विशेष रूप से ये बताना चाहूँगी कि आयोग का जो कार्य है, जो दायित्व है, उसको करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है रिव्यू, समीक्षा बैठकें, समीक्षा करना। तो इसमें आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, जिला और विश्वविद्यालयों की भी समीक्षा करता है। और इसके लिए एक निर्धारित क्वेश्चनियर है जो अभी हम लोगों ने लगभग 72 विश्वविद्यालयों में भेजा है। और इसके पीछे सोच ये है कि आप देखते होंगे कि इवन हायर एजुकेशन में आने के बाद भी, रिसर्च करने प्रारंभ करने के बाद भी जनजातीय समुदाय के बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। तो ये महसूस होता है कि हम जिस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमें देना चाहिए वो शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। तो जो समीक्षा है जब यूनिवर्सिटीज़ की होती है तो उसमें फोकस ये रहता है कि जो आपकी जो एकेडमिक बॉडीज़ हैं, आपकी जो गवर्निंग बॉडी है, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो एपेक्स बॉडीज़ हैं, उसमें जनजातीय समुदाय का कितना रिप्रेजेंटेशन है, जो डिसीजंस हो रहे हैं उसमें कहाँ किस हद तक हम इस बिंदु को ध्यान रख पा रहे हैं। इसके अलावा जो छात्र हैं एडमिशन में, उनका जो आरक्षण का प्रावधान है वो किस हद तक फॉलो हो रहा है। हमारा जो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी है, जो गैर शैक्षणिक हमारे यहाँ पे जो हम लोग नियुक्तियाँ कर रहे हैं, उसमें आरक्षण का कितना पालन हो रहा है। और इसके अलावा हम ये भी रिव्यू करते हैं कि जैसे जो एसटीज़ के लिए जो स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, वो क्या हम दे पा रहे हैं, जो उनके लिए प्रावधान किया गया है सही समय से दे पा रहे हैं, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है या नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो हम लोग रिव्यू में देखते हैं। और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जब हमारा बच्चा विश्वविद्यालय में आता है, कॉलेज स्तर पर आता है, तो उसको ऐसा वातावरण मिले कि वो डिस्करेज ना हो। हमेशा हम लोगों ने ये महसूस किया लोगों से बात करके, स्टूडेंट से भी बात करके, कि जब वो कई बार अगर छोटे शहर से बड़े शहर में आया और किसी कॉलेज में जाता है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किसको अप्रोच करूँ। कहीं कहीं इससे आने वाले बच्चों के साथ लैंग्वेज बैरियर भी होता है। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं, आयोग का ये कहना है, हमारे समीक्षा में भी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने कोई ऐसा स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सेल बनाया है जहाँ पे भी बच्चा जाकर अपनी बात को रख सके। लाइजन ऑफिस गया है तो एक उसको ऐसा वातावरण मिले कि वो अगर कॉलेज में आता है तो जो उसका पोटेंशियल है वो अचीव कर पाए। रिसर्च जो हमारा इस वर्कशॉप का टॉपिक है, अनुसंधान, जिसपे कि अगले 1.5 दिनों तक विस्तार में चर्चा होगी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन संक्षेप में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सोच है आयोग की भी और जो हमारी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं कि जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर रिसर्च हो और रिसर्च के जो एरियाज़ हैं वो सीमित ना हो। अभी तक हम लोग देखते हैं कि सीमित एरिया में रिसर्च हो रहा है, ये व्यापक हो। जैसे उनकी इकोनॉमिक्स है, उनकी सोसाइटी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी रिसर्च किया जाए। इसमें गाइड्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एटीट्यूडनल चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये अनुसंधान जनजातीय समुदाय के बच्चों द्वारा ही किया जाए, क्योंकि उनको अपने समाज की जितनी समझ है उतनी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं हो सकती है। उनको वहाँ की भाषा की समझ है, उनको वहाँ का अपने परिवेश की समझ है, एक एम्पैथी है। तो ये एक विषय है जिस पे हम लोग आगे आज और कल चर्चा करेंगे। और इसमें ICSSR हम लोगों के लिए सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेगा। बहुत सारी गतिविधियाँ की भी जा चुकी हैं जो आपको बताई जाएंगी। तो ICSSR के माध्यम से हम लोग
एरियाज ऑफ रिसर्च को प्रायोरिटाइज करेंगे, कोर्सेज को, थेरीज ऑफ रिसर्च को हम लोग जिसके बारे में निर्णय लेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो रिजल्ट आता है, जो अनुसंधान के आउटकम्स आते हैं, उसकी शेयरिंग, व्यापक शेयरिंग हो। उसको हम ऐसा ना हो कि केवल अपने लिए, केवल वो लाइब्रेरी में ही रह जाए, वो सबके साथ शेयर हो और समाज के विकास के लिए उसका उपयोग हो। तो ये संक्षेप में बताना चाहती थी कि जो हम लोग कार्यशाला कर रहे हैं उसका ये बैकग्राउंड है। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, हमारे आयोग के अध्यक्ष, माननीय सदस्य, यहाँ पर उपस्थित देश के विभिन्न भागों से आए हुए आप सभी लोगों का इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।